वो तेज होती सांसों और तेज हुई धड़कन के साथ बहुत तेजी से सुनसान सड़क पर भाग रही थी। उसे रास्ते का इल्म नहीं था, बस उसे यहाँ से किसी भी सूरत निकलना था। उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा था। उसकी हिम्मत अब जवाब दे गई थी। पाँव बुरी तरह दुख गए थे, लेकिन उसे हिम्मत नहीं हारनी थी। वो निडाल होते वजूद और माऊफ होते जहन के साथ कदम आगे बढ़ा रही थी। उसकी आंखों के आगे बार बार अंधेरा आ रहा था, मगर उसे ये मौका नहीं गंवाना था। अचानक कोई उसके सामने आता है और उस चट्टान नुमा चीज से टकरा कर गिरती है और उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा आ जाता है। तारीकी में जाते हुए दिमाग के साथ जो आखिरी बात उसको याद आती है वो ये कि उसका बेहोश वजूद दो मजबूत बाजुओं की ग्रिप में है। तपती हुई धूप में वो मायूस कदम उठाए चला जा रहा था। संजीदगी हमेशा उसकी तबीयत का हिस्सा रही है, लेकिन आज उसकी आंखों में मायूसी भी साथ थी। उसे नहीं लगता था ये जब भी उसको मिलेगी। हाथ में पकड़ी अपनी डिग्रियां किसी रदी की मानंद महसूस हो रही थी। सुस्त कदम उठाता हुआ वो घर में दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। जैन ने नादिया बेगम को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसा रहा इंटरव्यू? उन्होंने पुरुमीद लहजे से पूछा। सिफारिश के बिना पर सिलेक्शन होगी किसी और की, जैन ने पानी गिलास में निकालते हुए जवाब दिया। तकन के आसार उसके चेहरे पर नुमाया थे। मायूसी कुपर है बेटा, हर चीज का वक्त मुकर्रर है, मिल जाएगी जॉब भी। जाओ मुंह हाथ धो के आओ, मैं खाना लाती हूँ। वो दिमाग में आई सब सोचों को झटक कर कमरे से चला गया। पूरो उठ जाओ, कॉलेज नहीं जाना क्या आज? अस्मा कमरा समेटते हुए कहने लगी। जी मामा, बस उठ गई। वो कसलमंदी से उठ गई। हर रोज की तरह उसको सबका नाश्ता बनाना था, उसके बाद अपने कॉलेज के लिए निकलना था। ये भी शुक्र था कि उसके चचा और ताया उसको पढ़ा रहे थे, वरना बाप के इंतकाल के बाद बहुत मुश्किल वक्त उन्होंने गुजारा था। यही बहुत था कि उसके चचा और ताया ने उसको और उसकी ममा को घर जगह के साथ साथ दो वक्त की रोटी भी मुयस्सर कर दी थी। अस्मा के घर वालों ने वकार साहब के इंतकाल के बाद साफ लफ्जों में दोनों माँ बेटी की जिम्मेदारी कबूल करने से मना कर दिया था। थोड़ा चचा और ताया को खौफ खुदा था और अपने भाई की इकलौती निशानी समझते हुए घर में जगह दी। हूर और अस्मा के साथ ताया और चचा का रवैया थोड़ा बहुत नरम था। उसके बरक्स ताई और चची को इन दोनों का वजूद बुरी तरह खटकता था। बाकी कजन भी सब अपनी अपनी पढ़ाई और दुनिया की जमीलों में मसरूफ थे। मूड हुआ तो मुंह लगा लिया, नहीं तो तू कौन और मैं कौन वाला हिसाब था। सिर्फ एक हिजर ही था जो हूर और अस्मा के लिए दिल में नरम गोशा रखता। स्कूल की छुट्टी का वक्त था। शाप ने ड्राइवर का इंतजार कर रहा था। ऐसे में उसकी नजर एक मासूम सी गुड़िया पर पड़ी जो आंखों में ढेर सारे आंसू लिए बेंच पर बैठी रोने में मसरूफ थी। वो 1 या 2 क्लास की स्टूडेंट होगी। बच्ची ने जब काफी देर तक अपना रोने का मशगला जारी रखा तो शाह उसके पास जाके बैठ गया। क्या हुआ गुड़िया, तुम्हें रो क्यों रही हो? बच्ची ने अपना मशगला तर्क करके अपने बराबर में बैठे लड़के को देखा जो उसकी क्लास का नहीं था। हैरत से बोली, मेरा नाम गुड़िया तो नहीं, क्या मैं तुम्हें गुड़िया जैसी लगी? बच्ची ने मासूमियत से पूछा। उसकी बात सुनकर शाह हंसा। गुड़िया जैसी नहीं, परी जैसी लगी हो। गुड़िया तो ऐसे ही बोला मैंने। अच्छा तो परी ये बताओ तुम रो क्यों रही थी? शाह ने दोबारा पूछा। मैंने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया तो टीचर ने मुझे डांटा। बच्ची ने दोबारा आंखों में आंसू लिए कहा। तो तुमने अपना होमवर्क क्यों नहीं किया? मम्मा घर के काम में बिजी रहती है, उनके पास टाइम नहीं होता, बच्ची ने उदास से जवाब दिया। उसके होंठ के नीचे बाएं तरफ तिल भी शाह को उदास लगा। कोई बात नहीं, होमवर्क तुम्हें मैं कराऊंगा, फ्रेंड बनोगी मेरी, शाह ने परी के आगे हाथ बढ़ाकर कहा, जिसे परी ने थाम लिया और यूं वो दोनों दोस्त बन गए। आज वो फिर इंटरव्यू देने गया था, मगर सिफारिश की बिना पर किसी और की सिलेक्शन पहले ही हो गई थी। उसे अपना आप बेबस महसूस हुआ, मगर वो कुछ नहीं कर सकता था। अपनी ही सोचों में गुम जब वो घर की तरफ वापस आया तो एक नया इम्तिहान उसके इस्तेकबाल के लिए मुंतजर था। घर के दरवाजे पर लगा ताला देखकर वो सोच में पड़ गया कि अम्मा इस वक्त कहाँ जा सकती है। बराबर वालों से पूछने पर पता चला कि अचानक बेहोश होने की वजह से बिलाल उन्हें करीबी अस्पताल ले गया है। वो वहीं से अस्पताल की तरफ रवाना हो गया। क्या हुआ बिलाल अम्मा को? जैन ने बिलाल को देखते हुए पूछा। सानिया सुबह आंटी के पास गई थी तो आंटी की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर अचानक वो बेहोश हो गई। सानिया ने मुझे बताया तो मैं आंटी को अस्पताल ले आया। बिलाल ने तफसील से बताया। तुम बताओ तुम कहाँ थे? साथ ही बिलाल ने जैन से पूछा। कुछ नहीं यार, इंटरव्यू के लिए गया था, वहीं से ख्वार होकर आ रहा हूँ। खैर मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। ये कहकर जैन डॉक्टर के रूम की तरफ गया। मैं कमिंग? आइए तशरीफ रखिए, डॉक्टर वलीद ने कहा। क्या रिश्ता है पेशेंट से आपका? डॉक्टर वलीद ने जैन के बैठते ही पूछा। मदर है मेरी, जैन ने जवाब दिया। मुझे इंतहाई दुख के साथ कहना पड़ रहा है, वक्त पर प्रॉपर ट्रीटमेंट न करवाने से उनकी एक किडनी फेल हो चुकी है और दूसरी अफेक्टेड है।
آپ ان کا خیال رکھیں اور پراپر ٹریٹمنٹ شروع کروائیں۔ ڈاکٹر نے تو اپنی بات ختم کر دی، مگر زین کے لیے سوچو کہ نئے پہلو نکل آئے۔ کمرے سے باہر آنے پر زین اپنی اماں کے پاس گیا، وہ دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ زین نے اپنے آپ کو اتنا بے بس اور لاچار پہلے نہیں سمجھا تھا۔ 2-3 چھوٹی موٹی ٹینشن سے 2 وقت کی روٹی تو میسر ہو جاتی تھی، مگر اب اماں کا علاج، یہ اس کے لیے سوالیہ نشان تھا، مگر کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا، کیونکہ اس کے لیے دنیا میں واحد رشتہ اس کی ماں کی تھی۔ زین ایک خوشحال گھرانے میں پیدا ہوا۔ ساجد صاحب آئیڈیل شوہر ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین باپ بھی تھے۔ بہترین جابتی زندگی سہولیات سے راستہ تھی۔ زین ان کی اکلوتی اولاد تھی، جو کہ شادی کے 6 سال بعد پیدا ہوا تھا، اس لیے ساجد صاحب اور نادیہ بیگم نے اس کے لیے بہت خواب دیکھے تھے۔ خواب تو ہر کوئی دیکھتا ہے، مگر آنے والے وقت کا کسی کو پتہ نہیں۔ ساجد صاحب نے پارٹنرشپ کی بنیاد پر اپنے دوست ظفر مراد کے ساتھ بزنس سٹارٹ کیا، جس سے انہیں دن دگنی رات چوگنی ترقی ملی۔ زندگی خوشگوار گزر رہی تھی کہ ایسے میں ایک دن اچانک کار ایکسیڈنٹ میں ساجد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت زین 15 سال کا تھا، ابھی وہ اس صدمے سے نکلے ہی نہیں تھے کہ ایک دن اچانک ظفر مراد یہ انکشاف کیا کہ بزنس میں کافی نقصان ہوا اور سارا سرمایہ بھی ڈوب گیا ہے۔ اس وقت نادیہ بیگم کو حالات کی سنگینی کا علم ہوتا ہے۔ ظفر کی باتوں میں انہیں صداقت محسوس نہیں ہوئی، مگر وہ اکیلی عورت ذات کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اپنی زندگی اور حالات کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ بلال اس کے پاس آیا۔ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر؟ بلال نے برابر میں بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ زین نے ساری تفصیل بلال کو بتائی۔ سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ وہ اس وقت پریشان دکھ رہا تھا۔ پریشان مت ہو، آزمائش کا وقت ہے، گزر جائے گا۔ کاش میرے بس میں ہوتا تو میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا۔ بلال اس کا مخلص دوست تھا، محلے میں برابر میں ہی رہتا تھا۔ اس کے اوپر بھی 3 بہنوں کی اور معذور باپ کی ذمہ داری تھی۔ وہ زین کی طرح ہی مجبور تھا، جب اس کی بھی ضرورت تھی جو زین کی طرح اس کے پاس نہیں تھی۔ اور جیسے ہی تگی ہاری کالج سے گھر پہنچی تو سارا چچی نے اسے کچن بلوا لیا۔ آ گئی تم؟ جی چچی، کوئی کام تھا؟ حور نے پوچھا۔ ظاہر ہے جبھی تو بلایا ہے، آج ماں ہم کو دیکھنے کچھ لوگ آ رہے ہیں، تو شام کے لیے اچھا سا ریفریشمنٹ تیار کرو اور پھر کمرے میں ہی رہنا۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ حور کچن میں بیزی ہو گئی۔ کل اسے اپنا اسائنمنٹ بھی لازمی سبمٹ کروانا تھا، تو اب سونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ جلد ہی کچن کے کام سے فارغ ہوئی۔ آج عام دنوں کی بنسبت موسم اچھا تھا، گرمی کا احساس نہیں تھا۔ وہ اپنا اسائنمنٹ لے کر لان میں آ گئی۔ ماہم کے رشتے والے آ چکے تھے۔ ماہم میک اپ میں لبریز مسکرا کر انہیں ناشتہ دے رہی تھی، اور چاچی بات پر مسکرا کر بتا رہی تھی کہ یہ کباب لے ماہم نے بنائے ہیں۔ میکرونی تو ٹیسٹ نہیں کیا آپ نے؟ اس کے ہاتھ کی میکرونی گھر میں سب کو بہت پسند ہے۔ جب رشتے والی خاتون جانے لگی تو ان کی نظر باہر نکلتے ہوئے لان پر پڑی۔ انہوں نے سارا چچی سے پوچھا، کون ہے یہ لڑکی؟ وہ اپنی بیزاری چھپائے مسکرا کر بتانے لگ گئی، یہ میرے جیٹ کی بیٹی ہے۔ ان کے جانے کے بعد چچی حور کی خبر لینے اس کے سر پر نازل ہو گئی۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ کمرے سے باہر نہیں نکلنا؟ خونخوار نظروں سے گورتے ہوئے انہوں نے حور سے کہا۔ مگر میں تو وہاں نہیں آئی چچی، میں تو یہاں لان میں اپنے کالج کا کام کر رہی تھی۔ حور کے جواب دینے پر سارا چچی نے غصے میں اس کا اسائنمنٹ پاڑ دیا۔ آئندہ اگر میری بات نہ مانی اور زبان چلائی آگے سے، تو ان کاغذ کی طرح تمہارا حال کروں گی۔ حور بے بسی سے آنسو بہاتی انہیں دیکھ رہی تھی۔ اب دوبارہ اس کو اتنی محنت کرنی پڑے گی۔ شور کی آواز سن کر اسما حور کی امی وہی آ گئی۔ کیا ہوا بھابھی؟ اپنی بیٹی کو قابو میں رکھو اور اس کی زبان کو بھی، یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ حور تم نے زبان چلائی ہے؟ حور روتی ہوئی، نہیں ماما، میں نے تو انہیں صرف یہ کہا کہ میں ان خاتون کے سامنے روم میں تو نہیں آئی، میں یہاں بیٹھ کر اپنا کام کر رہی تھی۔ دیکھے چچی نے میری ساری محنت ضائع کر دی۔ آسما لمبی سانس بھر کر رہ گئی۔ دیکھو حور، آئندہ اپنی چچی یا کسی کو آگے سے جواب نہیں دو گی تم۔ مگر ماما میں نے تو… حور میں کیا کہہ رہی ہوں؟ اسما نے حور کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ جی ماما۔ حور بھی اپنے نوٹس لے کر اندر چلی گئی۔ اسما آسمان کی طرف دیکھ کر یہ دعا کرنے لگی، اللہ پاک میری حور بہت معصوم ہے، آگے اس کا واسطہ اچھے لوگوں سے پڑے اور اس کے نصیب میں محبت کرنے والا شخص لکھ دینا۔ اگلے دن شاہ کو ہاف ٹائم میں پری نظر آ گئی۔ وہ اپنے دوستوں کے پاس سے اٹھ کے اس کے پاس جا بیٹھا۔ کیسی ہو پری؟ شاہ نے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے ہفگی سے جواب دیا، ساتھ میں تلوی ہپا ہو جیسے۔ ارے یہ تمہارا منہ کیوں بنا ہوا ہے؟ شاہ نے پھولے ہوئے گال دیکھ کر پوچھا۔ آج ماما نے مجھے لنچ بسکٹ رکھ دیے، مجھے وہ نہیں کھانے۔ جیسے اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی پریشانی بتائی۔ اس میں کون سی بڑی بات ہے، تم میرا لنچ باکس لے لو، اس میں سینڈوچ ہے، تمہیں سینڈوچ پسند ہے؟ شاہ نے سینڈوچ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ ہے یہ تو اچھے ہے شاہ، پھر تم یہ بسکٹ کھا لو۔
शाह मुस्कुराते हुए टिश्यू से परी का मुंह साफ करने लगा जहां क्रीम लगी हुई थी और वो सैंडविच से इंसाफ करने लगी। जैन नादिया बेगम को अस्पताल से घर लेकर जा रहा था। अचानक उसकी नज़र गाड़ी में बैठे उस शख्स पर पड़ी जिससे जैन की रगें तन गई। ये वही शख्स था जिसकी वजह से आज वो जिंदगी में इस मुकाम पर था। उसके बाप का दोस्त जफर मुराद। जैन ने उस गाड़ी का पीछा करना चाहा मगर गाड़ियों की समंदर में गाड़ी कहाँ गई उसे समझ नहीं आया। शिकस्ता कदम लेकर वापस आया तो ये वापस इस शहर में आ गया है। उसने नफरत से सोचा। वो कॉलेज से घर पहुंची ही थी कि उसे माहौल में तलही का एहसास हुआ। अस्मा आ गई हो हूर, चलो फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लाती हूँ तुम्हारे लिए। हूर, मम आपकी आंखें इतनी लाल क्यों हो रही है? कुछ नहीं, अभी प्याज काटी थी, शायद उस वजह से हो रही हो। उन्होंने टालना चाहा। हूर, मुझे लग रहा है आप रोई है। मामा प्लीज मुझे बताए क्या बात है। और वैसे भी चची और ताई के तेवर देखकर लग रहा है कुछ हुआ है, प्लीज बताए ना क्या हुआ है। कल जो लोग माँ हमको देखने आए थे वो तुम्हें पसंद कर गए हैं। उन्होंने साफ कह दिया है अगर तुम्हारा रिश्ता देना है तो ठीक है। अस्मा कपड़ों की तह लगाते हुए हूर को बताने लगी। तो इसलिए चची और ताई ने आपको बातें सुनाई होगी। और अफसरदगी से बोली, जाहिरी सी बात है, पहले भी जो रिश्ता आया था वो इसी तरह से वापस हो गया था। आसमा ने बोला। खैर छोड़ो, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लाती हूँ। वो हूर को शर्मिंदा देखकर बोली, वैसे भी उनकी बेटी का तो कोई कसूर नहीं था। बिलाल जैन के घर आया। जैन अभी दवाइयाँ लेकर घर आया ही था। कैसी तबीयत है अब आंटी की? बिलाल ने पूछा। अब बेहतर है, प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना होगा और इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत होगी। बस यार यही सोचूं तो ऐसा लगता है सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। क्या करूं, कहाँ से लाऊं इतना पैसा? जैन ने लाचारी से कहा। मैंने उस दिन जो तजवीज़ दी थी उस पर अमल करो, बिलाल ने आराम से जवाब दिया। दिमाग खराब है तुम्हारा, अभी तक दिमाग से निकाली नहीं तुमने वो फजूल बात। जैन ने डपटते हुए उसे कहा। ठीक है, फिर इसका कोई दूसरा हल है तो मुझे बताओ ताकि मैं भी तुम्हारे साथ साथ अपनी उलझनों को दूर करूं, बिलाल ने आराम से कहा। यार तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? ये सही नहीं होगा, मेरा दिल नहीं मान रहा है। जैन ने बिलाल को समझाना चाहा। वही तो मैं कह रहा हूँ, कोई दूसरा रास्ता है तुम्हारे पास तो मुझे भी बताओ, नहीं तो यूं ही हाथ पर हाथ रखे हुए आंटी को सिसकते हुए देखो। बिलाल न चाहते हुए भी तला हो गया और जैन अपना सर थाम के बैठ गया। मुझे तो नहीं लगता भाभी जब तक ये लड़की हमारे सर पर मुसल्लत है हमारी बेटियों के नसीब को लेंगे। सारा चची को रिश्ता खत्म होने का तो अभी तक नहीं बोला था। मुझे तो कुछ और ही बेकरकाए जा रही है। फातिमा ताई ने कुछ सोचते हुए बोला। भला वो क्या? चची ने पूछा। मैंने कुछ दिनों से नोट किया है हिजर हूर के आगे पीछे रहता है, काफी हमदर्दी हो रही है उसे। फातिमा ताई ने जैसे अपना बोझ हल्का करना चाहा। ये बात तो मैंने भी नोट की थी मगर बोला इसलिए नहीं कहीं आपको बुरा न लग जाए। सारा चाची ने भी हमदर्दाना लहजा इख्तियार किया। और वैसे भी ये अस्मा सिर्फ शक्ल से ही सीधी है, इसने ही कोई पट्टी पढ़ाई होगी अपनी बेटी को। सारा चाची ने मजीद आग लगाने की कोशिश की जिसमें वो कामयाब भी हो गई। मैं अपने जीते जी तो ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। इस घर में सिर्फ नेहा ही मेरे बेटे की दुल्हन बनकर आएगी और अब इस हूर का भी कुछ सोचना पड़ेगा, उन्होंने भड़कते हुए कहा। जल्द ही सोचिएगा कहीं बात आगे न बढ़ जाए। सारा चची अपना काम दिखाकर मुतमईन हो गई। शाह की परी पर नजर पड़ी। वो ब्रेक में अपनी बुक्स खोले मसरूफ थी। शाह उसके करीब आया। क्या हो रहा है परी? शाह ने परी से पूछा। मुझसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, उसने अफसरदगी से कहा। जरा दिखाओ मुझे, शाह ने हाथ में बुक लेते हुए कहा। अरे ये तो बहुत इजी है, इधर देखो मैं समझाता हूँ। आया ना समझ? शाह ने पूछा। बिल्कुल नहीं, परी ने एक अदा से जवाब दिया। उसके बाद 7वीं दफा समझाने पर परी को समझ में आ ही गया। वो क्या है ना, मेरा मैथ थोड़ा वीक है, परी ने मासूमियत से कहा। इसे थोड़ा वीक नहीं कहते, बहुत ज्यादा वीक हो तुम मैथ्स में, शाह ने संजीदगी से कहा। जाओ, नहीं हो तुम मेरे दोस्त, नहीं बात करनी मुझे तुमसे। परी अच्छा खासा बुरा मान गई। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, खपा तो नहीं हो? उसने 2 उंगलियों से परी के गाल को छुआ। आखिर परी मान गई। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे उन दोनों की दोस्ती और पक्की होती जा रही थी और उनकी दोस्ती की कितनी मुद्दत है ये दोनों ही इससे बेखबर थे। और किचन में खाना बनाने में मसरूफ थी। हिजर वही चला आया। और क्या बना रही हो डियर कजन? मैं रात के खाने के लिए कीमा बना रही हूँ और अभी पुलाव बनाया है, क्या आपको कुछ चाहिए? उसने काम करते हुए हिजर से पूछा। एक वही तो था जो सारे कजन में उसका ख्याल रखता था, वरना तो सब जरूरत के वक्त ही उसको पुकारते थे। अगर मसला ना हो तो 1 कप चाय बना दो। वो सामने ही चेयर पर बैठ गया। मसला कैसा? हिजर भाई अभी बना देती हूँ। वो चाय का पानी चढ़ाने लगी। तुम्हारी स्टडीज कैसी जा रही है? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हिजर ने सामने टेबल पर दोनों हाथ रखते हुए पूछा। नहीं, स्टडीज तो अच्छी चल रही है।
ایگزام بھی ہونے والے ہیں، بس اس کی تیاریوں میں مصروف ہوں۔ اس نے چائے کا کپ سامنے رکھتے ہوئے کہا، اگر کوئی بھی پرابلم ہو تو بلا جھجک پوچھ لینا، جی اگر کوئی مسئلہ ہوا تو آپ کا ہی سر کھاؤں گے۔ حور نے مسکراتے ہوئے حضر کو جواب دیا۔ حضر بھی مسکرانے لگا۔ اتنے میں ایک فاطمہ تائی آ گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو حضر؟ امی چائے پی رہا تھا۔ کچھ کام ہے آپ کو؟ ہاں مجھے تہمینہ خالہ کے گھر جانا ہے۔ اور تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے حور سے پوچھا۔ جی تائی رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی، حور نے کام ختم کرتے ہوئے جواب دیا۔ ہوگی نا تیاری؟ تائی نے پوچھا۔ جی، حور نے اتنا ہی کہا تو جاؤ اپنے کمرے میں۔ یہ کہتے ہوئے وہ بھی چلے گئی اور پیچھے حور بھی کچن سے نکل گئی۔ حضر وہاں بیٹھ کر افسوس سے اپنے گھر والوں کے رویے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔